हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। 2014 में भारत सोना खोजने निकला था। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। काला धन वापस आएगा, करप्शन खत्म होगा, मजबूत प्रधानमंत्री मिलेगा और देश की लूटी हुई दौलत वापस लाई जाएगी। काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? इसी सोने की तलाश में हमने एक आदमी को कोयले की कालीक से ढक दिया। कोयला घोटाले को लेकर उन्होंने कहा कि वो कानून से ऊपर नहीं है। कोयला घोटाले में प्रधानमंत्री से पूछताछ की बात की जा रही थी और उन्होंने कहा कि वो किसी भी जांच के लिए, सीबीआई जांच के लिए तैयार है। I respect the judicial process in our country and I hope in any fair trial I will be able to establish my total innocence. उसे करप्ट कहा, वीक कहा, साइलेंट कहा, रिमोट कंट्रोल्ड कहा और इतिहास के किनारे छोड़ दिया। जुलाई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने मनमोहन सिंह के खिलाफ कोल ब्लॉक एलोकेशन से जुड़ा क्रिमिनल केस बंद कर दिया। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार हुई और 2015 का समनिंग ऑर्डर सेट असाइड हो गया। कालाबीरा कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला बंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। इस क्लोजर रिपोर्ट में मनमोहन सिंह को आरोपों से क्लीन चिट दी गई है। फैसला उनकी मृत्यु के करीब 19 महीने बाद आया। देश ने अपना वर्डिक्ट उनके जीते जी सुना दिया था। कोर्ट का वर्डिक्ट तब आया है जब वो सुनने के लिए मौजूद नहीं है। मनमोहन सिंह हमेशा कहते थे कि कोयला ब्लॉक आवंटन में उन्होंने कोई भी फैसला आपराधिक नियत से नहीं लिया, तय नीति के हिसाब से ही फैसले किए थे। फिर भी उन पर कोयला घोटाले के आरोप लगे। अब उनके निधन के 2 वर्ष बाद अदालत ने मनमोहन सिंह को बेदाग बताया है। सोचने वाली बात यह है कि राजनीति में कई बार आरोपों की उम्र नेता की उम्र से ज्यादा होती है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि मनमोहन सिंह परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर थे या नहीं। सवाल यह है कि करप्शन का सोना खोजते खोजते क्या हमने ईमानदारी का हीरा खो दिया। इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट अ डायमंड। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। तेरी रहबरी माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। 1,76,000 करोड़ का 2G फिगर और 1,86,000 करोड़ का कोल फिगर सिर्फ ऑडिट नंबर्स नहीं रहे, उन्हें पॉलिटिकल वेपन्स बनाया गया। संसद चल रही थी, देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि श्रीमान मनमोहन सिंह के समय में 12 लाख करोड़ रुपया के घपले घोटाले हुए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप बताइए, मनमोहन सिंह की है या नहीं है? बताइए भैया, है या नहीं है? टीवी स्टूडियोज में नंबर्स ऐसे चलें जैसे कैश मनमोहन सिंह के घर से बरामद हुआ था। ऑपोजिशन ने पॉलिसी फेलियर, एस्टिमेटेड लॉस और पर्सनल करप्शन के बीच का फर्क खत्म कर दिया। पब्लिक को सिंपल कहानी दी गई, यूपीए मतलब स्कैम, स्कैम मतलब मनमोहन सिंह और मनमोहन सिंह मतलब कमजोर भ्रष्ट प्राइम मिनिस्टर। आरोप हेडलाइन बन गया और एविडेंस फुटनोट, समन्स नेशनल वर्डिक्ट बन गया और क्लोजर लेट अपडेट। I am not
above the law of the land. If there is anything that CBI or for that matter anybody wants to ask me, I have nothing to hide. पीएम के इस बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग कर डाली। कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं तो तैयार हूं, अगर सीबीआई बुलाएगी तो उनके सामने जाएंगे, अगर सीबीआई बुलाएगी तो क्या वो नहीं जाएंगे? इसमें कोई नई बात नहीं, उनको जाना ही पड़ेगा और लॉ के सामने सब लोग बराबर हैं, ये भी सही है। तो इसलिए इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है और कभी वो इस पर एक्ट नहीं करेंगे स्वतः। प्रधानमंत्री को अपने बयान में कोई अंतर्विरोध नजर नहीं आता। अगर वो वाकई चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, तो उनको तुरंत प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देना चाहिए और अपने आप को किसी और अन्य भारतीय की तरह, सामान्य भारतीय की तरह जांच के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। एक आदमी की पूरी पब्लिक लाइफ को 2 नंबर्स में बंद कर दिया गया। फिर उसकी डेथ के बाद देश ने उसे ऑनेस्ट, हम्बल और स्कॉलरली इकोनॉमिस्ट कहना शुरू किया। हमने जजमेंट पहले दिया, फैक्ट्स बाद में देखे और रिस्पेक्ट तब दिया जो वो उसे सुन नहीं सकते थे। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। मनमोहन सिंह डायमंड इसलिए नहीं थे क्योंकि उनकी गवर्नमेंट में कोई फेलियर नहीं था, वो डायमंड इसलिए थे क्योंकि उन्हें खुद को डायमंड साबित करने की मार्केटिंग नहीं आती थी। People say I was a silent prime minister. I think these volumes speak for themselves, and I don't want to boast about my goals or my achievements as the Prime Minister, but the events that took place are well described in these volumes, particularly the volume which deals with the Prime Minister speaks. I certainly would like to say that I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return in the plane or immediately after landing. So there is a large number of those press conferences whose results are also described. वो इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल सेल्समैन नहीं। उनका काम फाइल्स, पॉलिसी, पार्लियामेंट और डेटा में दिखाई देता था। नरेंद्र मोदी का लीडरशिप मॉडल कैमरा, स्लोगन, इवेंट और रिपीटेशन में दिखाई देता है। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में। तो लोग मुझे पूछते हैं थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक आदमी इकोनॉमी समझाता था, दूसरा इकोनॉमी को स्पेक्टेकल में बदल देता है। A+B into bracket square. A+B into square into bracket square. A+B into square into bracket square करे तो रिजल्ट आता है A² + 2AB + B²। ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है? ये 2AB कहां से आया? 2AB कहां से आया? ये 2AB कहां से आया? ये 2AB है, वो जुड़ने की एक एक्स्ट्रा एनर्जी होता है। ये जो 2AB एक एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई उस ब्रैकेट में से, ये विश्वास के ब्रैकेट में से एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हुई, जिस एक्स्ट्रा एनर्जी ने हमें अधिक काम करने की ताकत दी।
फैसले लेने की जिम्मेवारी लेने का एक ऊर्जा बढ़ा दी। एक की वीकनेस थी कि वो अपना काम जनता को बेच नहीं पाया, दूसरे की स्ट्रेंथ ये है कि वो अपनी बात इतनी जोर से बेचता है कि उसके नीचे असली सवाल सुनाई ही नहीं देता। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। 2014 में इंडिया ने सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बदली, इंडिया ने लीडरशिप की डेफिनेशन बदल दी। नॉलेज के ऊपर परफॉर्मेंस, रिस्ट्रेन के ऊपर अग्रेशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर मोनोलॉग और जवाब के ऊपर नैरेटिव चुन लिया। मनमोहन सिंह को मौन मोहन कहा गया, उन्हें पपेट, नाइट वॉचमैन और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया। नरेंद्र मोदी ने 2017 में राज्यसभा में कहा था कि इतने स्कैम्स के बीच भी मनमोहन सिंह पर दाग नहीं लगा और बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाना सिर्फ डॉक्टर साहब जानते हैं। यह पार्लियामेंट के फ्लोर पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल ह्यूमिलिएशन थी। कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। मनमोहन सिंह ने उसका जवाब रैली में गालियां गिनकर नहीं दिया। उन्होंने अपनी मां, फैमिली, कास्ट या पर्सनल पेन को शील्ड नहीं बनाया। जनवरी 2014 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो वीक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा, आई डू नॉट बिलीव दैट आई हैव बीन अ वीक प्राइम मिनिस्टर। फिर कहा कि हिस्ट्री कंटेम्पररी मीडिया और ऑपोजिशन से ज्यादा काइंड होगी। Honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or for that matter the opposition parties in parliament. But about the fact that you fail to act personally, in your own cabinet ministers. I cannot, I think, divulge all the things that take place in the cabinet system of government. I think, taking into account the circumstances and the compulsions of a coalition polity, I have done as best as I could do under the circumstances. Well, it is for you people to judge me. As far as I am concerned, I feel I have done reasonably well. The growth process that we sustained in the last 10 years, despite the global financial crisis, despite the Eurozone crisis, and considering also what is happening in other emerging countries like Brazil, like South Africa, like Indonesia, I don't think ours is a story which can be described as non-successful or eventful. उस आदमी ने अपना वर्डिक्ट खुद नहीं लिखा, उसने हिस्ट्री को लिखने दिया। अब नरेंद्र मोदी का तरीका देखिए। 2023 में उन्होंने इलेक्शन रैली में कहा कि कांग्रेस उन्हें 91 अलग अलग गालियां दे चुकी हैं। क्रिटिसिज्म पॉलिसी पर शुरू होता है, लेकिन डिस्कशन जल्दी मोदी जी के पर्सनल इंसल्ट पर पहुंच जाता है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम।
कोई इंस्टीट्यूशनल फेलियर उठाए तो बात मोदी को हटाने की साजिश तक पहुंच जाती है। कोई गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करे तो इश्यू गायब और प्राइम मिनिस्टर का पेन नेशनल डिबेट बन जाता है। मनमोहन सिंह क्रिटिसिज्म अब्सॉर्ब करते थे, शायद जरूरत से ज्यादा। नरेंद्र मोदी क्रिटिसिज्म को पॉलिटिकल फ्यूल में बदल देते हैं। एक ने अब्यूज सहकर अपनी इमेज खो दी, दूसरे ने अब्यूज गिनाकर अपनी इमेज मजबूत कर ली। एक ने कहा हिस्ट्री फैसला करेगी, दूसरे का मॉडल ही है कि माइक्रोफोन पकड़कर अपना फैसला जनता को सुना दो। जब आलोचना देश की उपलब्धियों पर सवाल उठाने लगे तब यह सिर्फ सरकार का विरोध नहीं रह जाता, यह देश की प्रगति से असहज होने की मानसिकता बन जाती है। There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You are a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. मनमोहन सिंह पर हमला होता था लेकिन वो खुद को इंडिया नहीं बताते थे। नरेंद्र मोदी पर हमला होता है तो पार्टी का इकोसिस्टम उसे देश, गरीब, ओबीसी, गुजरात या भारत के सम्मान पर हमला बना देता है। मनमोहन सिंह के लिए प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस उनसे बड़ा था। मोदी एरा में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस और नरेंद्र मोदी का पर्सनल ब्रांड लगभग एक ही फ्रेम में आ गए हैं। हाईवे बने तो मोदी जी, वैक्सीन लगे तो मोदी जी, राशन मिले तो मोदी जी, सबमिट हो तो मोदी जी, लेकिन ब्रिज गिरे तो कॉन्ट्रैक्टर, पेपर लीक हो तो एजेंसी, अनएम्प्लॉयमेंट हो तो ग्लोबल सिचुएशन और पॉलिसी फेल हो तो प्रीवियस गवर्नमेंट। क्रेडिट सेंट्रलाइज्ड है, अकाउंटेबिलिटी आउटसोर्स्ड है। मनमोहन सिंह की पॉलिटिकल लैंग्वेज भी कंपेयर करिए। डीमोनेटाइजेशन पर उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को चैलेंज किया। उन्होंने इसे मॉन्यूमेंटल मैनेजमेंट फेलियर और ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड लीगल प्लंडर कहा। It's a monumental management failure and in fact it is a case of organized loot and legalized plunder of the government. Prime Minister has said that we should wait for 50 days. Well, 50 days is a short period, but for those who are poor and deprived sections of the community, even 50 days torture can bring about disastrous effects. भाषा शार्प थी लेकिन टारगेट पॉलिसी थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी की माँ, फैमिली, कास्ट या चाइल्डहुड को अटैक नहीं बनाया। उन्होंने पार्लियामेंट में बताया कि डिसीजन इकोनॉमी, स्मॉल बिजनेसेस, एग्रीकल्चर और पुअर पर क्या असर डालेगा। दूसरी तरफ मनमोहन सिंह को आंसर मिला बाथरूम और रेनकोट वाला सार्काज्म। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। एक इकोनॉमिस्ट ने पॉलिसी का पोस्टमार्टम किया, एक पॉलिटिकल परफॉर्मर ने इकोनॉमिस्ट का मीम बना दिया। इंडिया ने मीम याद रखा, वार्निंग भूल गया। अब आयरनी देखिए, जिन नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को पॉलिटिकल कैंपेन में वीक, पपेट और स्कैम एरा का चेहरा बनाया, उन्हीं नरेंद्र मोदी ने उनकी डेथ के बाद कहा कि उनकी लाइफ ऑनेस्टी और सिंपलिसिटी का रिफ्लेक्शन थी। उन्होंने उनकी ह्यूमिलिटी, जेंटलनेस और इंटेलेक्ट की तारीफ की। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने व्हील चेयर पर पार्लियामेंट आने को ड्यूटी की इंस्पिरेशन बताया। जब मनमोहन सिंह जिंदा थे और वोट चाहिए थे तब वो रेनकोट पहनकर करप्शन से बचने वाले आदमी थे। जब वो चले गए और ट्रिब्यूट देना था तब वही आदमी ऑनेस्ट और सिंपलिसिटी की मिसाल बन गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे।
जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। मोदी जी के दोनों असेसमेंट्स एक साथ सच नहीं हो सकते। या तो वो डिसऑनेस्ट स्कैम प्रोटेक्टर थे या ऑनेस्टी का रिफ्लेक्शन। अगर दूसरी बात सच थी तो पहली बात इलेक्शन जीतने के लिए बनाई गई पॉलिटिकल क्रुएलिटी थी। मनमोहन सिंह की साइलेंस पर देश हंसा, लेकिन उसी साइलेंस के अंदर बेसिक डिग्निटी थी। वो हर क्रिटिसिज्म का रिप्लाई नहीं देते थे, लेकिन सवालों के सामने बैठते थे। 2014 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करप्शन, इन्फ्लेशन, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अपने लीडरशिप पर डायरेक्ट क्वेश्चंस लिए। कुछ जवाब कमजोर जरूर थे, लेकिन क्वेश्चंस मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर सामने था। मोदी मॉडल में कम्युनिकेशंस की कमी नहीं है। मन की बात है, स्पीचेस हैं, इंटरव्यूज हैं, रैलीज हैं और कैमरा है। प्रॉब्लम कम्युनिकेशन नहीं, कंट्रोल है। सवाल कौन पूछेगा, किस सेटिंग में पूछेगा और आंसर्स के बाद काउंटर क्वेश्चन होगा या नहीं, ये लीडरशिप इमेज का हिस्सा बन चुका है। मनमोहन सिंह को बोलना नहीं आया, नरेंद्र मोदी को अपने टर्म्स पर बोलना आता है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मनमोहन सिंह ने फेलियर्स का पॉलिटिकल प्राइस अपने चेहरे पर लिया, जबकि अचीवमेंट्स को पर्सनल कल्ट नहीं बनाया। आरटीआई आया, मनरेगा आया, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील हुई और 1991 की रिफॉर्म्स में उनका हिस्टोरिकल रोल दर्ज था। फिर भी उन्होंने हर स्कीम पर अपनी फोटो और हर सक्सेस पर अपना नाम नहीं लगाया। उनकी गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स पर एलिगेशंस लगे तो पूरा ब्लेम मनमोहन सिंह ने अब्सॉर्ब किया। मोदी गवर्नमेंट में अचीवमेंट का ओनरशिप ऊपर जाता है और फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे रह जाती है। यही डिफरेंस है क्वाइट लीडरशिप और ब्रांडेड लीडरशिप में। 2014 का पब्लिक एंगर फेक नहीं था, यूपीए टायर्ड दिख रही थी, कोलेशन कॉम्प्रोमाइजेस ने अथॉरिटी कमजोर की थी और कांग्रेस अपने ही प्राइम मिनिस्टर को प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन एंगर के बीच कंट्री ने ऑनेस्टी और वीकनेस को एक ही चीज समझ लिया। हमने माना कि जो आदमी चिल्लाता नहीं वो कंट्रोल में नहीं है, जो इंसल्ट का जवाब इंसल्ट से नहीं देता वो स्ट्रांग नहीं है। फिर हमें ऐसा लीडर मिला जो हर फ्रेम और हर स्लोगन के सेंटर में था। हमें गोल्ड की चमक मिली, बाद में पता चला कि चमक और वैल्यू हमेशा एक नहीं होती। मीडिया इस लॉस का ब्रोकर था, दलाल था। मनमोहन सिंह कॉम्प्लिकेटेड थे इसलिए बोरिंग थे, स्कैम नंबर सिंपल था इसलिए प्रॉफिटेबल था। एलोकेशन प्रोसेस, ऑडिट मेथोडोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल एविडेंस एक्सप्लेन करना टीआरपी नहीं देता था। मनमोहन सिंह बोलते कम थे इसलिए स्टूडियोज ने उनकी साइलेंस में गिल्ट भर दिया। मोदी जी बोलते ज्यादा हैं इसलिए स्टूडियोज ने उनके स्टेटमेंट्स को नेशनल मूड बना दिया। एक प्राइम मिनिस्टर मीडिया नैरेटिव से क्रश्ड हुआ, दूसरे प्राइम मिनिस्टर ने मीडिया नैरेटिव को लीडरशिप का एक्सटेंशन बना दिया। पब्लिक भी इनोसेंट नहीं है। हमें कॉम्प्लेक्स ट्रुथ से ज्यादा सिंपल विलन पसंद आया। हमने एलिगेशंस और कन्विक्शंस का फर्क नहीं पूछा। हमने ये नहीं देखा कि पर्सनल इंटेग्रिटी और कलेक्टिव गवर्नमेंट फेलियर एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमने मीम शेयर किया, मौन मोहन बोला और इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले आदमी को कावर्ड घोषित कर दिया। आज वही जनरेशन कह रही है कि मनमोहन सिंह डिग्निफाइड थे, लेकिन डिग्निटी उनकी डेथ के बाद पैदा नहीं हुई। हमारी नजर देर से साफ हुई। कांग्रेस ने भी उनकी कॉम्पिटेंस यूज की लेकिन रेप्यूटेशन डिफेंड नहीं की। ग्रोथ कलेक्टिव अचीवमेंट बनी, स्कैम्स मनमोहन सिंह की पर्सनल लेगेसी। पार्टी हाईकमांड के अरेंजमेंट्स ने उन्हें रिमोट कंट्रोल दिखाया और कोलेशन कंपल्सन्स ने वीक। आज कांग्रेस उन्हें आइकन बताती है, लेकिन जब नैरेटिव बन रहा था तब उनके पास ना पॉलिटिकल करेज था ना कम्युनिकेशन। फिर जुलाई 2026 आया, सुप्रीम कोर्ट ने उस कोल केस को बंद किया जिसमें मनमोहन सिंह को अक्यूज्ड के रूप में समन किया गया था। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार हुई और 11 ईयर्स ओल्ड समनिंग ऑर्डर हट गया। लॉ ने करेक्शन किया लेकिन टाइम ने जस्टिस छीन लिया। रेपुटेशन का पॉस्थमस रिफंड नहीं मिलता। जिस कोर्ट रूम हेडलाइन ने उनकी इमेज तोड़ी, उस आदमी तक क्लोजर की हेडलाइन पहुंची ही नहीं। आरोप तेज दौड़ता है, जस्टिस धीरे चलता है और अपॉलजी अक्सर शमशान के बाद आती है। तो नो नॉनसेंस वर्डिक्ट साफ है। मनमोहन सिंह पॉलिटिकली वीक मोमेंट्स वाले प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन पॉलिटिकली वीक होना पर्सनली करप्ट होना नहीं है। उनकी साइलेंस फ्रस्ट्रेटिंग थी, लेकिन साइलेंस गिल्ट नहीं होती। नरेंद्र मोदी ने इंडिया को कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और पॉलिटिकल डोमिनेंस का नया मॉडल दिया, लेकिन कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस का रिप्लेसमेंट नहीं है, विजिबिलिटी इंटीग्रिटी का प्रूफ नहीं है और क्रिटिसिज्म को सिंपैथी में बदलना अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट अ डायमंड। हमें स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए था, इसलिए हमने डिसेंट लीडर को वीक समझ लिया। हमें चमक चाहिए थी, इसलिए डेप्थ को बोरिंग कह दिया। हमें स्पीचेस चाहिए थे, इसलिए स्कॉलरशिप को साइलेंस कह दिया। हमें करप्शन का विलन चाहिए था, इसलिए एक ऑनेस्ट आदमी को स्कैम का चेहरा बना दिया। और अब जब हिस्ट्री ने उनका नाम साफ करना शुरू कर दिया है तो वो आदमी मौजूद ही नहीं है। अब कमेंट्स में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का रूटीन मैच मत खेलिएगा, सीधा जवाब दीजिए। अगर मनमोहन सिंह ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी की मिसाल थे, जैसा नरेंद्र मोदी ने उनकी डेथ के बाद कहा, तो उन्हें रेनकोट, पपेट और स्कैम प्राइम मिनिस्टर बनाकर देश को किसने बेचा? इस वीडियो को उस जनरेशन तक पहुंचाइए जिसने मनमोहन सिंह को इकोनॉमिक्स से नहीं, मीम से जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम लीडर्स की पूजा नहीं करते और प्रोपेगेंडा रिपीट नहीं करते। हम रिकॉर्ड खोलते हैं, स्टेटमेंट्स मिलाते हैं और हिस्ट्री का ऑडिट करते हैं, क्योंकि कभी कभी देश सोना खोजने निकलता है और वापस लौटकर पता चलता है कि रास्ते में डायमंड खो चुका है। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।